कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या है? व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूशन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? टीओसी इंस्ट्रक्शन, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉल इन द पाइपलाइन, द अबव ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी ड्यू टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्यूशन इज द रीनेमिंग द रिसोर्सेज। सेकंड क्या है हमारी? सेकंड क्या है बेटा हमारी? डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया? हमारा एक का आउटपुट दूसरे का, हमारा इनपुट पे कुछ डिपेंड कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा? ये जो क्या हो जाएगा? डेटा डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो डेटा डिपेंडेंसी केस हमें क्या चेक करना है? कौन से हमारे इंडिपेंडेंट हमारे इंस्ट्रक्शन है, कौन सा डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है। तो जो हमारा ऑर्डर दे रखा है, इन ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट ना करके यदि हम आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करें तो सम हाउ हम नंबर ऑफ स्टॉक को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इससे क्या परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो रही थी। और उसके अलावा क्या है उसका हार्डवेयर मैकेनिज्म, उसका सॉल्यूशन क्या था जिससे हम क्या कहते थे? ऑपरेटिंग फॉरवर्डिंग कह रहे थे, और या उसको शॉर्ट सर्किटिंग कह रहे थे। तो इसका इसमें क्या हो रहा था कि जो इंटरमीडिएट अपडेटेड रिजल्ट था उसको हम पास कर दे रहे थे नेक्स्ट स्टेज को। तो इससे क्या हो जा रहा था हमारा? इससे क्या करते थे? ऑपरेट फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म करते हैं। और थर्ड टाइप की डिपेंडेंसी क्या है हमारी? कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होती है जनरली हमारी? ये जैसे कि हमारे क्या होता है, जो कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे ब्रांचिंग हो गई और एक नॉन ब्रांच हो गई। दो टाइप के हमारे बेटा कंट्रोल होता है। एक क्या होता है? ब्रांच, और एक क्या होता है? नॉन ब्रांच। तो ब्रांच का मतलब क्या हो गया? जैसे इफ एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट देन दिस, अदरवाइज एल्स दिस। तो ये क्या होता है हमारे ब्रांचिंग कंडीशन। जब बेटा ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब ये क्या हो गया? एक तो नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो कंडीशन, और एक जीरो कंडीशन। नॉन जीरो का मतलब क्या है? यदि ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, अदरवाइज क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया? कंट्रोल ही है। यदि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है? ये कंट्रोल हमारा ही इस स्टेटमेंट पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी? ब्रांचिंग। और एक क्या हो गया? और नॉन ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे डायरेक्ट बेटा जंप इंस्ट्रक्शन, जंप हो गया, या फिर क्या है हमने लिख दिया कि गो टू लाइन नंबर दिस। ये हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रखा है, गो टू लाइन नंबर। तो ये गो टू लाइन नंबर का मतलब क्या है? हमें डायरेक्टली बेटा उस स्टेटमेंट में जाना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? कंट्रोल। जो क्या है कि हमारा किसी तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है कि वैसे क्या होता है जनरली बेटा हमारा क्या होता है? जो प्रोग्राम क्या होता है हमेशा सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। मतलब क्या है? पहले सेक्शन आई 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर आई 2 होगा, फिर आई 3 होगा, फिर आई 4 होगा, इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। मगर क्या है कि जब इन सिक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट ना होकर प्रोग्राम क्या कर रहा है, मान लिया कि सीधे आई 2 क्या सीधे क्या है आई 7 में आ जा रहा है। तो आई 7 में आ जा रहा है तो क्या होगा? या तो वो किसकी वजह से होगा? कंट्रोल की वजह से। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? दो टाइप के हो सकते हैं, या तो क्या सिंपल ये कंडीशन के बेस पे हो सकता है, या फिर क्या डायरेक्टली हमने लिख दिया कि जंप या फिर गो टू दिस लाइन नंबर। तो ये क्या है कि जो इस टाइप की कंडीशन होगी इसे क्या कहते हैं? कंट्रोल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो कंट्रोल डिपेंडेंसी में क्या हो रहा है? जैसे बेटा हमारा क्लॉक साइकिल C1 C2 C3 ये हमारे क्लॉक साइकिल है। और ये पहले क्या करता है? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम काउंटर में लेट्स सपोज बेटा फर्स्ट वैल्यू 1000 या 2000 हमारी स्टोर कर ली है। और फिर क्या है? आई 1 सेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो इंस्ट्रक्शन फेज डिकोड ALE मेमोरी एक्सेस। और फिर क्या है? जैसे ही बेटा नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन का फेच हो रहा होगा तो ये अगर लेगा नेक्स्ट वाले की वैल्यू बेटा अपडेट कर देगा, तो ये 2001 हो जाएगी पीसी की वैल्यू। और जब ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच पे है तो ये क्या कर रहा है? हमारी पीसी की वैल्यू नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा 2002 ID ALE इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है। लेट सपोज बेटा क्या है कि ये हमारा प्रोग्राम था। जैसे ही इसने इसको फेच करा तो नेक्स्ट सेक्शन क्या था बेटा हमारा? जंप 3000। तो ये क्या करेगा? ये इसको बेटा जंप इंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ेगा। मगर इसने क्या कर रखा था? पहले से नेक्स्ट वाला ऑर्डर जैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा था नेक्स्ट वाले को क्या कर लिया था? इसका फेच उसको बेटा फेच कर लिया था। तो अब क्या हो रहा है बेटा? जंप की वजह से क्या इसको 3000 पे आना पड़ेगा। तो ये जो इसने पहले से फेच कर लिया था ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मैं इसको पेनल्टी का, तो ये क्या हो रही है? इसे ब्रांच पेनल्टी पड़ रही है। तो बेसिकली जंप में क्या है? जंप का मतलब मैंने क्या कहा बेटा? सिंपल सी बात क्या है कि प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या करता है? सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूट करता है। तो उसने क्या, जब एड्रेस 2000 उसने एक्सेस करा था तो क्या है? सिंपल I 1 का एक्सेस करा था और उसको एग्जीक्यूट करा था। फिर क्या है? जैसे ये बेटा हमारा इसका ये डिकोड हो रहा है इतने में क्या है? प्रोग्राम काउंटर ने क्या करा? दूसरे को फेच कर लिया और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या है कि बेटा ये जैसे ही सेक्शन डिकोड इसका हो रहा है तो इस सेक्शन डिकोड में इसको पता चला कि मुझे तो जंप करना है।
तो मगर क्या है, जैसे इसको डिकोड पे आया तो जब तक इसने क्या कर लिया, इसको फेच कर लिया था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब क्या है, इसको बेटा जंप पे आना पड़ेगा, तो ये अननेसेसरी साइकिल होगी क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गई नहीं। अब इसके बाद तो बेटा इंस्ट्रक्शन 3000 वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रांच पेनल्टी करता है। तो ये क्या हमारी कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो कंट्रोल डिपेंडेंसी बेटा मैंने बता दिया, यही होती है। तो क्या है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट, हमने टारगेट नेक्स्ट सेक्शन कर लिया था, मगर क्या है, कुछ अनवांटेड इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या करना पड़ा है, हमें इसको रिमूव करना पड़ रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पाइपलाइनिंग इज द कॉल्ड प्लस। प्लस का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने क्या करा, इसके बाद हमें यहाँ पे आना, मगर इसको हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया था, तो इसको क्या कर देंगे हम, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि अनवांटेड इंस्ट्रक्शन, तो क्या करेंगे प्लस। अब क्या है बेटा, अब ये क्या लिखा मैंने, ये टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल एट द सेकंड स्टेज, तो ब्रांच पेनल्टी इज 1 साइकिल। कैसे बेटा, देखो जैसे कि अब क्या है, ये हमारा सेक्शन यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, इफ, और ये क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है। जब इसको डिकोड कर रहे हैं तब हमने क्या है, यहाँ पे डिकोड होने के बाद क्या है, यहाँ पे इसको हमने फेच कर लिया था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और जैसे ही नेक्स्ट में हमें पता चला कि टारगेट एड्रेस 3000 था, तो क्या करा, हमें ब्रांच पेनल्टी सिर्फ 1 साइकिल की पड़ेगी। लेट्स सपोज बेटा हमें यही चीज हमें यहाँ पर चलती, तो हमें क्या करते हैं, हम इसका नेक्स्ट वाला बेटा डिकोड भी कर लेते, तो हमारी यहाँ पर ब्रांच पेनल्टी की जाती है 2 हो जाती है। और यदि हमें यहाँ पर पता चलता है क्या होता है, हमें ब्रांच पेनल्टी हमारी 3 साइकिल की हो जाती है। तो यही चीज लिखी है, यदि हमें बेटा सेकंड स्टेज में पता चलेगा तो 1 साइकिल की पेनल्टी लगेगी, और थर्ड स्टेज में पता चलेगा तो 2 साइकिल की पेनल्टी लगेगी, 4 साइकिल में लगेगा तो 3। मतलब कहने का मतलब ये, यदि हमारा के से पता चलेगा तो हमारा k-1 साइकिल के हमें पेनल्टी लगेगी। ये वाला बेटा फॉर्मूला हमारा कई बार एग्जाम में काम आएगा, अभी हम देखेंगे। तो कंडीशनल ये तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जिसमें मिनिमाइज करने के लिए हमारा क्या है, कंट्रोल डिपेंडेंसी को, एक तो क्या है, ब्रांच प्रिडिक्शन बफर कहते हैं, ब्रांच टारगेट टारगेट बफर और डिलीट ब्रांच। तो बेसिकली क्या है, इसके 3 सॉल्यूशन है हमारे, या तो ब्रांच प्रिडिक्शन बफर, ब्रांच टारगेट बफर, डिलेड ब्रांच। कौन कौन से हैं बेटा इसके, हमने इसको गॉस अरेंजन कर रखे हैं हमने, इसके जो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो क्या है, ब्रांच को हम पहले या तो प्रिडिक्ट कर लें, या फिर ब्रांच को हम टारगेट करने के टाइम पे इसको कर लें, या फिर डिले कर दें। तो ये बेसिकली 3 टाइप के इसके सॉल्यूशन है। अब क्या है बेटा, हम अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है कि हाउ वी शेड्यूल द इंस्ट्रक्शन। तो शेड्यूल द, ये किसमें, डेटा डिपेंडेंसी में, व्हेन डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टॉल until resolving their dependency, the remaining all instruction are entered into the waiting state, even they are independent। तो मैंने क्या कहा था, हाँ बेसिकली क्या है, ये मैंने क्या कहा था, ये 2 टाइप के हमारे इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम इसको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये क्या था हमारा, ये हमारा क्या था बेटा, हमारा ये हमारा डेटा डिपेंडेंसी का सॉल्यूशन था। तो अब क्या है कि जो हमारे केस में 2 टाइप की डिपेंडेंसी और बनती है शेड्यूलिंग करने में। एक को हम कहते हैं बेटा एंटी डिपेंडेंसी, और सेकंड वन को कहते हैं आउटपुट डिपेंडेंसी। तो क्या बेटा, हमारी 2 मोस्ट डिपेंडेंसी और होती है। एक तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है। तो अभी इसके बेसिस पे भी हो सकता है कि बेटा एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन रहा है, या फिर कोई इंटरमीडिएट का भी हो सकता है। तो हमारी क्या है, अलग अलग बेटा उस पे वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या है, डिपेंडेंसी हमारी वेरी करती है। तो बेसिकली क्या है, डिपेंडेंसी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक तो एंटी डिपेंडेंसी, एक आउटपुट डिपेंडेंसी। और इसी के बेसिस पे क्या है, टाइप्स ऑफ हायरार्की हमारे क्रिएट होता है। तो फर्स्ट क्या बेटा, तो हमारे सेक्शन क्या था, आई वन में एड आर नॉट आर वन आर टू, आई टू में क्या था, मल्टीप्लीकेशन आर थ्री आर फोर आर नॉट, और आई थ्री में क्या था, डिवीजन। ये हमारे सेक्शन थे। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखो आर फोर क्या बेटा हमारा इन बिटवीन है, और यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट है। जब क्या हो रहा है बेटा, ऐसी डिपेंडेंसी हो रही है जिसमें क्या है, एक इन बिटवीन में और एक क्या है, आउटपुट रजिस्टर है, तो उसे क्या कहते हैं, एंटी डिपेंडेंसी। और आउटपुट डिपेंडेंसी हमारी क्या हुई, जैसे कि यही हमारा सेम क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये आउटपुट रजिस्टर, और सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या है, ये सेम हमारा आउटपुट रजिस्टर। तो इन दिस केस इट बिकम्स द आउटपुट डिपेंडेंसी। तो आउटपुट डिपेंडेंसी मीन्स when the same register becomes the output for the two instruction, then it becomes the output dependency. And anti dependency means when when same register is used as a intermediate, and
same register used as a output register for the different instruction, then it becomes the anti dependency. So simply anti dependency means in between, matlab intermediate and output dependency means when same register used as a output register. So here in this case R4 in the case of I3 instruction and I2 instruction becomes the anti dependency, and R3 is the output dependency. So anti-dependency means instruction J update the register before instruction I read it. Therefore, instruction I incorrectly gets a new value. Means instruction J update the register before I read it. Anti-dependency means क्या है? अब ये क्या बेटा R4 यहाँ पे वैल्यू कुछ और कर दे रहा है और यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि ये जैसे R7 R8 को डिवाइड करेगा तब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्या है ये वैल्यू हमारी यहाँ पे ये जो रही है, तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है बेटा ये इंस्ट्रक्शन जे अपडेट द रजिस्टर बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड ही नहीं कर पाएगा, तो इनकरेक्टली गेट्स द न्यू वैल्यू। और आउटपुट डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, हमारा क्या है कि इसको कोई ना कोई रजिस्टर बेटा क्या कर रहा है अपडेट कर दे रहा है। यहाँ पे बेटा हमारा जब ये दोनों यूज हुए तो R3 की वैल्यू कुछ और होगी, और जब R7 R6 ये दोनों रजिस्टर बेटा यूज हो जाएंगे तो इसका क्या है R3 की वैल्यू कुछ और यूज हो जाएगी। तो ये क्या हमारी आउटपुट डिपेंडेंसी हो गई। तो रीनमिंग इसके लिए बेटा कर सकते हैं एनटी एंड आउटपुट डिपेंडेंसी का, और इसका सॉल्यूशन है सिंपल हमारा, एक को हम R3 1 लिख लो, एक को R3 2 लिख लो, तो इससे क्या है कि हमारे कोई भी क्या हो जाएगी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये इसकी सिंपल सी सॉल्यूशन है। अब बेस्ड ऑन दिस एनटी एंड आउटपुट डिपेंडेंसी और ये डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन वी क्रिएट सम हैजार्ड्स। हैजार्ड्स मीन्स क्या हुआ, सम डिले means we generate the stalls आएगी। तो hazards are classified into 4 types based on the order of the instruction either we read or write। so basically there are 4 types of hazards: read after write RAW, write after read WAR, write after write third WAW, and fourth one is read after read। so read after read write after write after read and read after write, basically there are 4 types of hazards। to consider a program where the instruction I is proceed to the instruction J in the program order, means that J is followed to I, then first I there, then J is there। तो J फॉलो कर रहा है क्या हो गया, पहले हमारा I सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा J सेक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो रीड आफ्टर राइट का मतलब क्या है, J ट्राइज टू रीड ए सोर्स बिफोर I राइट। अब I के राइट करने से पहले ही बेटा J उसको क्या कर रहा है रीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जा रहा था हमारा डेटा डिपेंडेंसी हो जा रहा था। इसको हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इस चीज इसको क्या कहते हैं डेटा डिपेंडेंसी। क्या कर रहा है आई के अपडेट करने से पहले ही जे क्या कोई अदर इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम डेटा डिपेंडेंसी। तो डेटा डिपेंडेंसी मैंने क्या कहा था, जो क्या है हमारा अभी हमने यहाँ पे देखा था क्या था हमारा आउटपुट डिपेंडेंसी क्या था बेटा हमारा, जब सेम रजिस्टर, तो ये इसको रीड करने मतलब अपडेट करने से पहले ही क्या दूसरा इसको रीड कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम डेटा डिपेंडेंसी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो जे क्या कर लेगा बेटा हमारा इनकरेक्टली गेट ओल्ड वैल्यू, तो ये क्या ओल्ड वैल्यू को बेटा ले लेगा, तो उसे क्या कहते हैं क्योंकि अपडेट होने से पहले इसने इसको रीड कर लिया, तो उसका क्या कहते हैं हम ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। क्या कहते हैं बेटा हमारे कुछ टर्म्स हैं, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी, अभी हम और पढ़ेंगे। तो RAW क्या होता है हमारा ट्रू डेटा डिपेंडेंसी होता है, क्या होता है ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। और WAR क्या होता है बेटा हमारा एंटी डिपेंडेंसी। एंटी डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, एक इंटरमीडिएट होगा और एक उसका होगा। तो यहाँ क्या है, जे ट्राइज टू राइट ए डेस्टिनेशन बिफोर इट रीड्स बाई आई। तो हम डेस्टिनेशन को रीड करने से मतलब राइट करने से पहले क्या है इसको रीड कर लोगे तो क्या है इनकरेक्टली गेट द वैल्यू, तो उससे क्या कहेंगे बेटा एंटी डिपेंडेंसी। तो हमारा और ये क्या है WAW क्या कहते हैं इसे आउटपुट डिपेंडेंसी। ये क्या हो जाएगा बेटा आउटपुट डिपेंडेंसी, ये याद करना टर्म। आउटपुट डिपेंडेंसी का मतलब क्या है सेम टाइप के रजिस्टर, एंटी डिपेंडेंसी। और डेटा डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि हमारा वो ऑर्डर में नहीं है, सही है, तो रीड आफ्टर राइट। और RAR क्या हुआ I3, जैसे ये डिवीजन है तो RAR हजार्ड इज नॉट पासिंग द स्टॉल इन द
तो ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि रीड रीड इंस्ट्रक्शन हम कभी भी एग्जीक्यूट करते हैं तो रीड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मगर जहाँ पे एक भी हमारा यदि आउटपुट रजिस्टर होता है मतलब राइट इंस्ट्रक्शन होता है, तब क्या है जो हमारी डिपेंडेंसी जनरेट होती है वो क्या होती है हमारी, थोड़ा सा हमारी स्टॉल क्रिएट करती है। थोड़ा सा बेटा इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो हमारा क्या है, बेसिकली क्या है, दोबारा एक बार इसको देख लो क्या होता है। जो आर ए डब्ल्यू है, आर ए डब्ल्यू का क्या कहते हैं हम, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। क्या कहते हैं, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। और जो डब्ल्यू ए आर है इसे क्या कहते हैं हम, एंटी डिपेंडेंसी। और थर्ड क्या है, डब्ल्यू ए डब्ल्यू का क्या कहते हैं हम, आउटपुट डिपेंडेंसी। और आर ए आर बेटा हमारा क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगता। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी जिसको हम करते हैं। अब क्या होता है बेटा, हमारे जब नंबर ऑफ स्टॉल हमारे जनरेट हो गए हैं, तो नंबर ऑफ स्टॉल जनने से क्या है, हमारी कुछ परफॉर्मेंस फर्क पड़ेगा ही पाइपलाइनिंग पे। तो इसके केस में जो दोबारा हमारे फॉर्मूले थे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो व्हाट इज द स्पीड अप, और यदि हमारी किस तरह से नंबर ऑफ स्टॉल है ही, अब होते हुए उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे स्पीड अप। स्पीड जो हमने पहले पढ़ा था, एस्टिमेटेड टाइम इन नॉन पाइप लाइन, नॉन पाइप डिवाइड बाई एस्टिमेटेड टाइम इन पाइपलाइन। तो हमारा यहाँ पे अब एस क्या हो गया, यहाँ पे सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या हो गया, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन नॉन पाइप इनटू सीसी टाइम, जो भी हमारा क्लॉक साइकिल टाइम लग रहा है इसमें, ऐसे ही हमारा पाइपलाइन डिवाइड बाई नॉन पाइपलाइन। तो एवरेज पाइपलाइन ये हमने बताया था पहले 1 होती है, बट इन द केस ऑफ स्टॉल साइकिल कभी 1 हमें नहीं मिलती है, 1 से ज्यादा ही मिलती है। तो हमारा क्या है, यदि हम क्लॉक साइकिल नॉन पाइप की बात करें तो क्या हो गया, यदि हमारे सब परफेक्टली बैलेंस हम मान लेते हैं कि वो जितना सीसी और पाइपलाइनिंग का है उतना ही टाइम उसमें लग रहा है, तो वो हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्पीड ऑफ रेशियो क्या जाएगा, सीपीआई नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाई 1 प्लस स्टॉल साइकिल डिवाइड डिवाइड बाई स्टॉल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। तो सीपीआई नॉन पाइप डिवाइड बाई 1 प्लस स्टॉल साइकिल प्लस स्ट्रक्चर। यदि हमारा क्या कहा हमने, जो हमारा के प्लस एन माइनस वन इंटू टी था वो किस लिए था, जब हमारी सीपीआई 1 थी। तो हमने क्या कह दिया, सीपीआई जो 1 लग रही है उतना टाइम तो लग ही रहा है, प्लस क्या है, अलग से जो स्टॉल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन लगा, तो 1 प्लस सम स्टॉल साइकिल, और ऊपर क्या है, नॉन पाइप। तो जो सीपीआई नॉन पाइप होती है उसे क्या कहते हैं, ये क्या होगी, हमारी पाइपलाइनिंग डेप्थ होती है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पाइपलाइनिंग पाइपलाइनिंग डेप्थ किससे रिप्रेजेंट होती है बेटा, के से, तो के डिवाइड बाई 1 प्लस स्टॉल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। तो मैक्सिमम के यदि 100% इफिशियंसी होगी, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ऐसे कर टू के हो जाएगा। तो ऐसे कर टू के डिवाइड बाई 1 प्लस स्टॉल साइकिल फ्रॉम ब्रांच। तो स्टॉल साइकिल फ्रॉम द ब्रांच का फॉर्मूला होता है ब्रांच फ्रीक्वेंसी डिवाइड इनटू ब्रांच पेनल्टी। तो स्टॉल साइकिल फ्रॉम द ब्रांच का मतलब क्या हो गया, ब्रांच फ्रीक्वेंसी इनटू ब्रांच पेनल्टी। तो ये हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने इतने परसेंट इंस्ट्रक्शन ये है, उसकी पेनल्टी ये है। तो ब्रांच पेनल्टी बेटा हम लोगों ने निकालनी सीखी थी। यदि वो हमारा स्टेज 2 में हो रहा था, ब्रांच पेनल्टी बेटा 1 साइकिल की लगेगी। यदि स्टेज 3 में हमारा टारगेट एड्रेस हमें मिलेगा तो क्या जाएगा, ब्रांच पेनल्टी 2 की मिल जाएगी। ये हम लोगों ने देखा था। तो ब्रांच पेनल्टी में वहां से मिलेगी, और ब्रांच फ्रिक्वेंसी हमेशा हमें क्या क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब बेटा हम जो इफिशियंसी स्पीड जो भी वो पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं, सही है। तो ये फॉर्मूला क्या है इफिशियंसी का, इफिशियंसी किससे रिप्रेजेंट होती है, ईटा से। ईटा इक्वल टू स्पीड ऑफ रेशियो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेज, यहाँ पे इस केस में क्या है, पाइपलाइन डेप्थ। तो कुछ क्वेश्चन है बेटा एक दो कर लेते हैं ताकि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। कंसीडर 5 स्टेज पाइपलाइन विथ अलाउ ओवरलैपिंग ऑफ वॉल सेक्शन except the branch section. The target address of branch is not available until the branch section is completed. Let each stage delay. तो मैं क्या दे रखा है बेटा, स्टेज डिले दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है बेटा, 20 नैनो सेकंड का दे रखा है। और क्या दे रखा है, 30% क्या दे रखा है बेटा, ब्रांच इंस्ट्रक्शन दे रखा है। और इसमें क्या देखा बेटा, टारगेट एड्रेस ऑफ द ब्रांच इज नॉट अवेलेबल अंटिल द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो जब तक बेटा ये कंप्लीट नहीं होगा हमें टारगेट एड्रेस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट स्टेज में मिल रहा होगा। तो जो इसका बेटा हमारा ब्रांच पेनल्टी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4, 4 हो जाएगा। तो हमारा इस केस में क्या आंसर आएगा इसका। तो हमारा क्या है, व्हाट इज सीपीयू टाइम। तो सीपीयू टाइम से मतलब क्या होगा, एस्टिमेटेड टाइम इन पाइपलाइन। तो सीपीयू इक्वल टू 1 प्लस स्टॉल साइकिल फ्रॉम ब्रांच इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। तो 1 प्लस स्टॉल साइकिल का मतलब क्या, 1 प्लस ब्रांच फ्रिक्वेंसी इनटू ब्रांच पेनल्टी इनटू क्लॉक टाइम। तो 1 प्लस ब्रांच फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30%। तो 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.3
और ब्रांच पेनल्टी हमने क्या निकाला, ये लास्ट सेशन में हमारा पता चल रहा होगा, तो इसका मतलब क्या, 5 - 1 4, तो 1 + 0.3 × 4 और 20 नैनोसेकंड हमने दे रखा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सीपीयू टाइम निकल जाएगा। अब स्पीड अप निकालना, तो स्पीड अप के लिए क्या है, नॉन पाइप डिवाइड बाई पाइप। स्पीड अप क्या है बेटा, नॉन पाइप, तो नॉन पाइप के लिए क्या है, पाइपलाइन डेप्थ के नंबर ऑफ स्टेज, तो 5 डिवाइड बाई जो हमारा इसका हमने निकाला था 1 + 0.3 × 4, तो ये 2.27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने पाइपलाइन डेप्थ निकाल लिया, और सीपीयू टाइम क्या है हम लोगों ने इससे निकाल लिया। तो एफिशिएंसी भी निकालनी है, तो S/K और 45%, तो इससे एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। इस तरह से बेटा हम और क्वेश्चन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तुम लोग देख लेना, मैंने इसमें ये तुम्हें दे दूंगा। तो ये हमारा पाइपलाइन टॉपिक बेटा कंप्लीट हो जाता है।